नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम कहानी में। अमेरिका के लोआ स्टेट में एक छोटा सा कस्बा विलिस्का है। सन 1900 के दशक में यहाँ की आबादी लगभग 2000 के आसपास थी। इसी समय के लगभग यहीं पर 6 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार का मुखिया जोशिया मूरे 43 वर्ष, बीबी सारा मूरे 39 वर्ष और उनके 4 बच्चे हरमन 11 वर्ष, मैरी 10 वर्ष, आर्थर 7 वर्ष और सबसे छोटा लड़का पॉल मूरे जिसकी उम्र 5 साल थी। उस समय मूरे फैमिली को पूरे विलिस्का टाउन में सबसे सम्मानित और अमीर लोगों में गिना जाता था। जोशिया मूरे के पास खुद का हार्डवेयर का बिजनेस था जो कि अच्छा चल रहा था। मूरे परिवार बहुत ही धार्मिक था, खासकर सारा मूरे जो कि अक्सर अपने परिवार के साथ पास के चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करती थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, तभी दिन आया 9 जून 1912 का। सारा मोरे ने पति जोशिया मोरे को घर जल्दी आने को कहा क्योंकि आज चर्च में बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया था जिसका संचालन स्वयं सारा मोरे करने वाली थी। शाम को जोशिया मोरे काम खत्म करके जल्दी घर आ जाते हैं और पूरा परिवार तैयार होकर चर्च पहुंचता है जहां पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। इस कार्यक्रम में मैरी की दोस्त लीना स्टिलिंगर 8 साल और एना स्टिलिंगर 12 साल भी आई हुई थीं। एना और लीना दोनों बहनें थीं। मैरी ने दोनों से आज रात अपने घर ठहरने के लिए निवेदन किया। दोनों बहनें मान गईं और जोशिया ने उनके माता पिता से अनुमति भी ले ली। रात 9:30 के करीब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मूरे परिवार स्टिलिंगर सिस्टर के साथ अपने घर जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। चूंकि कार्यक्रम से आने पर सभी लोग काफ़ी थक गए थे तो सब जल्दी सो जाते हैं। 10 जून 1912 की सुबह जोशिया मोरे की पड़ोसी मैरी पैकम नोटिस करती है कि आज मोरे फैमिली के घर पर बिल्कुल सन्नाटा है। कोई चहल पहल नहीं है, कोई अभी तक घरेलू काम के लिए जगह ही नहीं है। जबकि जोशिया मोरे और उनकी पत्नी सारा सुबह जल्दी उठ जाते थे। घोड़ों को चारा देना, मुर्गियों को बाड़े से बाहर निकालना उनका प्रतिदिन का काम था। लेकिन 8 बजने को आया, कोई भी घर का सदस्य अभी तक जगा ही नहीं। संदेह होने पर मैरी पैकम मूरे घर के पहुंचती है तो देखती है कि खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं, जबकि मूरे फैमिली रात में सोते समय कभी भी पर्दे लगाकर नहीं सोती है। मैरी पैकम दरवाज़ा खटखटाती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जब अंदर से आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। कुछ देर कोशिश करने के बाद मैरी पैकम वापस अपने घर आ जाती है और जोशिया के भाई रोस मूरे को टेलीफोन करती है। रोस मूरे जो कि पास में ही दवाखाना चलाता है, वह अपने दवाखाने पर ही था। जैसे ही उसे यह समाचार मिलता है, संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगते हैं। वह तुरंत वहां से निकलता है और अपने भाई के घर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही बहुत भीड़ लगी रहती है। मैरी पैकमैन बताती है कि दरवाज़ा लॉक है। रोज के पास डुप्लीकेट चाबी होती है। वह दरवाज़ा खोल के अकेले अंदर प्रवेश करता है और बाकी लोगों को बाहर ही रोक देता है। यहाँ आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है कि घर का लेआउट कैसा था। घर का मुख्य दरवाज़ा जो था किचन में खुलता था, जो कि एक बड़ा हॉल है। उसे सटा हुआ बैठक रूम है जिसके दरवाज़ा किचन में खुलता है और
पैरेलल रूम से बिल्कुल सटा हुआ है गेस्ट रूम, जिसका दरवाजा पैरेलल रूम में खुलता है। पैरेलल रूम वही बैठक रूम। किचन हॉल से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, जहां पर जोशिया और सारा मोरे का बेडरूम है। उससे सटा हुआ एक मास्टर बेडरूम है, जो कि चारों बच्चों का है। जब रोस मोरे अंदर जाता है तो किचन से होकर बैठक रूम में पहुंचता है तो नोटिस करता है कि गेस्ट रूम के दरवाजे पर जो छोटा सा शीशा लगा है उसको किसी कपड़े से ढक दिया गया है और दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। जो वह गेस्ट रूम के अंदर दरवाज़ा खोल कर गया तो देखता है बेड पर खून ही खून। वह तेजी से मुड़ा और बाहर की ओर भागा और बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। सबसे पहले पुलिस सीढ़ियों से ऊपर जोशिया मोरे के बेडरूम में गई, जहां बेड पर जोशिया मोरे और सारा मोरे मृत पड़े थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उनके सर पर किसी धारदार चीज से कई बार हमला किया गया था, जिससे उनके चेहरों को भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद पुलिस बगल के मास्टर बेडरूम में जाती है, जहां बच्चे सो रहे थे। उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए था। जब उनके कपड़े हटाकर देखा गया तो उनके सर पर भी धारदार चीज से भी हमला किया गया था, जिससे चारों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस नीचे उतरकर गेस्ट रूम में पहुंचती है, जहां स्टलिंगर बहनें से सोई हुई थीं। उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। जब उनके चेहरे से कपड़े को हटाकर देखा गया था तो उनकी स्थिति बाकी लोगों की ही तरह थी। पुलिस को इसी कमरे में एक कुल्हाड़ी मिली, जो ऊपर से लेकर नीचे तक खून से सनी हुई थी, जिसे दीवार के सहारे खड़ा किया गया था। और बेड के बगल में एक कैरोसिन की लालटेन कम रोशनी से जलती हुई मिली। इसके अलावा किचन में एक कटोरी खून से मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने अपने हाथ धोए हुए हों। डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि घटना आधी रात के बाद और सुबह 5 बजे के बीच की है। हत्या का कारण का पता नहीं चल पाया। घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। पुलिस हत्या का कारण जानने में जुट गई। जांच में यह पाया गया कि स्टलिंगर बहनों में छोटी बहन लीना के हाथ पर चोट के निशान थे। शंका जताई गई, जब कातिल ने हमला किया तो वह जगी हुई थी। उसने डिफेंस करने की कोशिश की होगी। जांच में पाया गया कि कातिल ने जिस कुल्हाड़ी से इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया था, उसे जोशिया मोरे के स्टोर रूम से उठाया गया था। जब मोरे फैमिली चर्च गई हुई थी, तभी वह स्टोर रूम से कुल्हाड़ी और केरोसिन लैंप लेकर घर में घुसा और घर के एटिक मतलब अमेरिका में जितने लकड़ी के घर बनते हैं, ऊपर से शंकुनुमा होते हैं, जो कि खाली छोड़े जाते हैं, जो सामान रखने के काम आते हैं। वहीं जाकर छिपकर बैठ गया। मोर फैमिली खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि स्टलिंगर बहनें को उनको सोने के लिए नीचे गेस्ट रूम दिया गया था। आधी रात के बाद कातिल एटिक से बाहर निकलता है और अपने साथ लाए लैंप का मध्यम रोशनी हल्का सा धीमे कर देता है। वही जलाकर जहां कांच की खिड़कियां और दरवाजे थे, उसे कपड़े से ढक देता है। उसके बाद वह जोशिया मोरे और सारा मोरे के कमरे में आता है। दोनों को गहरी नींद में सोता देख उन पर हमला कर देता है। नींद में होने के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। उनके सर पर कई बार हमला करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद
कातिल मास्टर बेडरूम में सो रहे उनके बच्चों के पास जाता है। सोए हुए बच्चों पर भी ऐसे ही हमला करता है जिससे उनकी भी मौत मौके पर हो जाती है। मोरे फैमिली को खत्म करने के बाद वह नीचे गेस्ट रूम में पहुंचता है जहां स्टिलिंगर बहनें सोई हुई थी और उन पर भी हमला करता है। सबसे पहले वह लीना के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे लीना जग जाती है। वह डिफेंस करने की कोशिश करती है जिससे उसके हाथ में चोट लगती है। चूँकि वह 8 साल की थी, ज़्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती। स्टिलिंगर सिस्टर को मारने के बाद उसने कुल्हाड़ी को वहीं बगल में रख दिया और किचन में आकर अपने हाथ धोए और पीछे के दरवाजे से बाहर गया। उसके पास घर की चाबी भी थी जो कि जोशिया और सारा मोरे के पास से मिली थी। उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक किया और निकल गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए, जैसे कि फ्रैंक जोन्स, विलियम मैन्सफील्ड, एडू सोरवर, जॉर्ज कैली, हेनरी ली मोरे। पहले बात करते हैं फ्रैंक जोन्स की, जो कि एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। उसकी खेती से संबंधित उपकरण शॉप थी। उस पर संदेह का सबसे बड़ा कारण यह था कि 7 साल पहले जोन्स के शॉप पर ही जोशिया मोरे काम करता था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से जोशिया मोरे ने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। और कुछ ही समय में देखते देखते वह जोन्स का तगड़ा कंपटीटर बन गया, जिससे जोन्स को उससे जलन होने लगी। कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि जोन्स की बहू से जोशिया का अफेयर था, जो कि जोन्स को पता चल गया था, जिसकी वजह से दोनों में दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब भी उनका आमना सामना होता तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन जब ये घटना हुई उस समय जोन्स की उम्र लगभग 57 साल की थी। इसलिए जांच कर रहे अफसरों ने यह अनुमान लगाया कि जोन्स ने इस काम के लिए किसी को किराए पर रखा था। तब एक नया नाम विलियम मैन्सफील्ड का सामने आया। दरअसल कुछ समय पहले विलियम मैन्सफील्ड ने अपनी बीवी और अपने अपनी बीवी और बीवी के माता पिता और अपने खुद के बेटे की हत्या भी कुछ इसी प्रकार से की थी। मोरे फैमिली की हत्या में उसकी मौजूदगी की जांच की गई तो पता चला कि घटना वाले दिन वह विलिस्का में था ही नहीं। इस घटना के तीसरा और सबसे बड़ा सस्पेक्ट नाम था जॉर्ज कैली। यह व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ हिला हुआ था। उसे लोगों के घर में ताक झांक करने की आदत थी, जिसे कई बार ताक झांक करते हुए पकड़ा भी गया था। घटना से ठीक एक दिन पहले कैली विलिस्का आया हुआ था। वह भी उसी चर्च में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था जिसमें मूर फैमिली गई हुई थी। घटना वाले दिन वह मूर फैमिली से कुछ ही दूर एक जगह ठहरा था। दूसरे दिन वह सुबह करीब 5 बजे ही विलिस्का से निकल गया था और जिस ट्रेन से वह जा रहा था उसमें यात्रा कर रहे एक कपल को बताया कि विलिस्का में इस जगह 8 लोगों की हत्या कर दी गई। विलिस्का छोड़ने के 1 हफ्ते के बाद उसने खुद जांच करने वाले अफसरों को लेटर लिखने के लगा कि हाँ, मुझे पता है इस घर में 8 लोगों को कुल्हाड़ी से मारा गया है और मैंने हत्या की आवाज़ सुनी थी। लेकिन जब उससे हत्या से जुड़ी हुई जानकारियां विस्तार से पूछी गई, उसने जो भी बताया वह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया।
मूर फैमिली की हत्या के 2 साल बाद कैली को एक दूसरे केस में पकड़ा गया। वह अपने असिस्टेंट से मेल के जरिए अश्लील पिक्चर की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखकर उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया। सन 1917 में उससे फिर पूछताछ हुई और इस बार उसने यह कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही 8 लोगों की हत्या की है। लेकिन जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा था कि बच्चों को मेरे पास भेजो। कैली के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसके अलावा 2 सस्पेक्ट एड्रू सावर और हेनरी ला मूरे, जिनका मूरे परिवार से कोई संबंध नहीं था, उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें भी छोड़ दिया गया। इस तरीके से कोई भी सस्पेक्ट गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई भी सस्पेक्ट मिला नहीं। अभी भी जिसने इस घटना को अंजाम दिया अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों, आज कहानी में इतना ही। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूँ, जो भी नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।